क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी 1 रुपए का भी कर्ज ना ले, 37 नहीं बल्कि 35 या फिर कहूं कि 33% का भारी भरकम रिटर्न ऑन इक्विटी बनाए रखे और अपने मुनाफे का 81% हिस्सा सीधे निवेशकों को कैश में बांट दे? देखिए, सुनने में तो ये किसी वित्तीय घोटाले या फिर किसी ख्याली पुलाव जैसा लगता है, क्योंकि आज के दौर में जहां कंपनियां तेजी से बढ़ने के लिए भारी भरकम कर्ज लेती हैं, वहां बिना उधारी के ऐसा साम्राज्य खड़ा करना लगभग असंभव लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि असल में ये भारत के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक की बिल्कुल वास्तविक तस्वीर है। हाँ, और इसी वजह से आज के इस गहन विश्लेषण में हम एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एचडीएफसी एएमसी के पूरे तंत्र को डिकोड करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास काफी सॉलिड डेटा है। हमने कंपनी के Q1 FY27 के नतीजे, पिछले 10 सालों का ऐतिहासिक डेटा और इंडस्ट्री के जो 8 प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट्स को खंगाला है। सही कहा। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस पूरे डेटा को एक कंजर्वेटिव रिटेल निवेशक के नजरिए से परखें। मतलब वो निवेशक जो जोखिम कम लेना चाहता है और अपनी पूंजी की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। बिल्कुल। एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये मॉडल सच में सुरक्षित है या सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है। तो चलिए सबसे पहले जीरो डेट यानी शून्य ऋण वाली बात की गहराई में चलते हैं। जब हम वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों को देखते हैं तो उनका काम ही पैसों का लेन देन है। तो ऐसे में बैलेंस शीट पर उधारी का कॉलम पिछले 10 सालों से लगातार शून्य होना, मतलब ये कितना बड़ा अपवाद है। यहाँ हमें एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी एएमसी और बैंकों के बिजनेस मॉडल के बुनियादी अंतर को समझना होगा। अच्छा, देखिए, एक बैंक मुनाफा कमाने के लिए बाजार से पैसा उधार लेता है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के जरिए हो या बॉन्ड्स के जरिए, और फिर उस पैसे को वो ऊंची ब्याज दर पर लोन के रूप में बांट देता है। हाँ, तो बैंक की बैलेंस शीट पर हमेशा एक बहुत बड़ा कर्ज दिखता है। एकदम सही। लेकिन एक एएमसी का काम कर्ज बांटना नहीं है। वो निवेशकों का पैसा सीधे शेयर बाजार या बॉन्ड्स में लगाते हैं और उस पैसे का प्रबंधन करने के लिए बस एक छोटी सी फीस लेते हैं। तो तकनीकी रूप से एक एएमसी के लिए बिना कर्ज के काम करना पूरी तरह संभव है। ओके, समझ गया। तो अगर एसेट मैनेजमेंट का मॉडल ही ऐसा है कि उसमें कर्ज की जरूरत नहीं होती, तो फिर एचडीएफसी एएमसी के रिटर्न ऑन इक्विटी या कहें आरओई के आंकड़े इतने हैरान करने वाले क्यों हैं? क्योंकि अगर आप डेटा देखें तो पिछले 10 सालों का इनका औसत आरओई 31% रहा है और हाल ही के वित्तीय वर्ष FY26 में ये बढ़कर 32.9% हो गया है। मतलब लगभग 33%। तो एक आम निवेशक के नजरिए से इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में 100 रुपए लगाए हैं तो कंपनी हर साल उस पर लगभग 33 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रही है। बिल्कुल, और वो भी बिना कर्ज के, लेवरेज के। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि बिना लेवरेज के इतना भारी रिटर्न कैसे आ रहा है। यही तो इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, जब कोई कंपनी कर्ज लेती है तो उसे फाइनेंस कॉस्ट यानी ब्याज चुकाना पड़ता है। आर्थिक मंदी के समय जब कमाई कम हो जाती है तब भी ब्याज तो चुकाना ही पड़ता है ना। हाँ, वो तो फिक्स्ड है, जो मुनाफे को पूरी तरह खा जाता है। सही कहा। लेकिन एचडीएफसी एएमसी के पास कोई फाइनेंस कॉस्ट है ही नहीं। जो भी पैसा फीस के रूप में आता है उसमें से सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी और तकनीक का खर्च निकाला जाता है और बाकी सीधा मुनाफे में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। जब मुनाफे को खाने वाला कोई कर्ज ही नहीं है तो रिटर्न ऑन इक्विटी का इस स्तर पर पहुंचना एक स्वाभाविक लेकिन बहुत ही मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इसे अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे आपने अपना घर पूरी तरह से बिना किसी लोन के खरीद लिया हो और अब हर साल आपको उससे भारी भरकम किराया मिल रहा है, जिसमें ईएमआई की कोई चिंता ही नहीं है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। एक रूढ़िवादी निवेशक यही तो चाहता है कि आर्थिक मंदी में भी कंपनी पर डिफॉल्ट का कोई खतरा ना हो। लेकिन एक सेकंड, जब हम इस मुनाफे की वृद्धि दर देखते हैं तो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? अगर हम 10 साल के ऐतिहासिक डेटा को देखें तो कंपनी की संचयी बिक्री वृद्धि यानी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लगभग 12% सालाना रही है। लेकिन ठीक इसी अवधि में कंपनी के मुनाफे की वृद्धि 20% सालाना रही है। अगर कोई कंपनी अपनी बिक्री में सिर्फ 12% की बढ़ोतरी कर रही है तो उसका मुनाफा 20% की दर से कैसे भाग सकता है? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि मुझे तो पहली नजर में यही लगा कि या तो कहीं ना कहीं खर्चों में भारी कटौती की जा रही है या फिर निवेशकों से कोई छिपी हुई फीस ली जा रही है।
क्या सिर्फ मार्जिन बढ़ने से इतना बड़ा अंतर आ सकता है? देखिए, ये कोई छिपी हुई फीस का खेल नहीं है। इसे वित्तीय भाषा में ऑपरेशनल लेवरेज कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम के सफर को देखना होगा। अच्छा, मार्जिन के ट्रेंड्स क्या कहते हैं? अगर आप मार्च 2015 का डेटा देखें तो HDFC AMC का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 59% के आसपास था और आज Q1 FY27 के डेटा के अनुसार ये मार्जिन बढ़कर लगभग 78 से 82% की रेंज में आ गया है। 78 से 82% ऑपरेटिंग मार्जिन, ये तो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सपने जैसा है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। क्या हम इसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह देख सकते हैं? मतलब मान लीजिए किसी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, अब उसे एक ग्राहक को बेचने में भी उतना ही खर्च आएगा और 1 लाख ग्राहकों को बेचने में भी वही खर्च आएगा। हाँ, आप इसे बिल्कुल वैसे ही देख सकते हैं। HDFC AMC के पास फंड मैनेजर्स की टीम पहले से है, उनकी रिसर्च डेस्क तैयार है और IT सिस्टम बन चुका है। तो अब अगर कोई नया निवेशक 10,000 रुपए लेकर आता है तो कंपनी को कोई नई फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ती। एकदम सही। उस नए निवेश से आने वाली मैनेजमेंट फीस लगभग पूरी की पूरी सीधे मुनाफे के बक्से में चली जाती है। इसी को हम सर्विस स्केल का फायदा कहते हैं। अच्छा, तो एसेट मैनेजमेंट एक ऐसा बिजनेस है जहां फिक्स्ड कॉस्ट एक सीमा के बाद बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं। हाँ, और हमारा डेटा इस बात की पुष्टि करता है। अगर आप 2023 के बाद से त्रैमासिक मुनाफे की प्रगति देखें तो जून 2023 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 429 करोड़ रुपए था और जून 2026 आते आते यानी केवल 3 साल के भीतर ये लगभग 2 गुना होकर 852 करोड़ रुपए हो गया। अरे वाह, सिर्फ 3 साल में 2 गुना? जी, जैसे जैसे उनके द्वारा मैनेज किए जाने वाले कुल पैसे, जिसे हम AUM कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है, उनका प्रति यूनिट खर्च कम होता जाता है। तो यही कारण है कि बिक्री में केवल 12% की वृद्धि होने के बावजूद मुनाफा 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। बिल्कुल, मार्जिन का यही जादू है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन जब किसी कंपनी का मार्जिन 80% तक पहुंच जाए तो वित्तीय दुनिया में ये खून की खुशबू की तरह होता है। ये शार्क मछलियों को अपनी तरफ खींचता है, मेरा मतलब है प्रतिद्वंदियों को। हाँ, इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा तो बहुत है। आज बाजार में ICICI, AMC, निप्पॉन, आदित्य बिरला, UTI जैसे 8 प्रमुख खिलाड़ी भी इसी रेस में हैं। तो सवाल यह है कि इस भारी प्रतिस्पर्धा के बीच HDFC अपनी इस मुनाफे की मशीन को कैसे बचा रहा है? इसके लिए हमें इन 8 प्रतिद्वंदियों के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ROC के आंकड़ों की तुलना करनी होगी। यह हमें बताएगा कि कौन सी कंपनी कितने अच्छे से अपनी पूंजी का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो आंकड़े क्या कहते हैं? जब हम इन 8 प्रतिद्वंदियों का मीडियन यानी औसत निकालते हैं तो उनका ROC लगभग 36.17% के आसपास बैठता है। 36%, जो अपने आप में काफी अच्छा है। हाँ, अच्छा है, लेकिन इसके मुकाबले HDFC AMC का ROC 42.88% है। बाप रे, 42% से ज्यादा? जी, फाइनेंस की दुनिया में ये 6-7% का अंतर एक बहुत बड़ी खाई है। तो ये एक ऐसी मैराथन रेस की तरह है जहां HDFC न केवल सबसे तेज दौड़ रहा है बल्कि बाकी धावकों की तुलना में अपने कंधों पर कम वजन लेकर दौड़ रहा है। उनके खर्चे कम हैं। बहुत ही सही उदाहरण दिया आपने, और ये उनकी बाजार हिस्सेदारी में भी साफ झलकता है। ओवरऑल एवरेज AUM में कंपनी की हिस्सेदारी 11.2% है। और अगर हम सबसे ज्यादा मार्जिन वाले एक्टिव इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो वहां तो इनका दबदबा और भी ज्यादा है। एक्टिव इक्विटी में इनकी बाजार हिस्सेदारी 12.8% है। और अगर आप जून 2026 के क्वार्टर में त्रैमासिक बिक्री वृद्धि देखें तो ये पैटर्न साफ दिखाता है कि वे बाकी प्रतिद्वंद्वियों के मार्जिन के मुकाबले काफी आगे निकल चुके हैं। मतलब ऑपरेशनल इंजन तो बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन अब मुझे एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे आना है। इस गाड़ी को चलाने वाले मालिकों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आप मालिकाना हक में बदलाव की बात कर रहे हैं? हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नजरिए से देखें तो मार्च 2019 में कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 82.72% थी, लेकिन जून 2026 आते आते ये लगातार गिरते हुए 52.34% रह गई है। हाँ, ये गिरावट काफी स्पष्ट है। तो आमतौर पर जब कोई प्रमोटर अपनी ही कंपनी से लगातार इतने शेयर बेचता है तो रिटेल निवेशक घबरा जाते हैं। इसे एक रेड फ्लैग माना जाता है कि शायद मालिकों को ही कंपनी के भविष्य पर भरोसा नहीं है। ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इस केस में
हम इसे एक सकारात्मक संकेत क्यों मान रहे हैं? विदेशी संस्थागत निवेशकों की भूमिका यहाँ क्या है? देखिए, प्रमोटर होल्डिंग के कम होने को हमेशा शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। मार्च 2019 से जून 2026 के बीच जहां प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी कम की, वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की हिस्सेदारी 4.17% से बढ़कर 24.10% हो गई है। 24%? मतलब संस्थागत निवेशकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब कंपनी में है। बिल्कुल। और जब FIIs किसी कंपनी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी खरीदते हैं तो वे बोर्ड रूम में बहुत सख्त वैश्विक मानक ले आते हैं। अच्छा, मतलब एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाते हैं। हाँ, वे स्वतंत्र ऑडिट, पारदर्शी रिपोर्टिंग और कड़े रिस्क मैनेजमेंट की मांग करते हैं। वो प्रमोटर्स को मनमानी नहीं करने देते। तो एक लंबी अवधि के रिटेल निवेशक के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। उसे पता है कि दुनिया के सबसे स्मार्ट निवेशक भी मैनेजमेंट के हर कदम पर नजर रखे हुए हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उनके भरोसे को दिखाता है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे एक आम निवेशक की जेब से जुड़ा है। डिविडेंड पे आउट्स। ये निवेशकों का सबसे पसंदीदा विषय होता है। होना भी चाहिए। अगर हम पिछले 10 सालों में डिविडेंड पे आउट का विकास देखें तो 2015 में कंपनी अपने मुनाफे का 39% डिविडेंड के रूप में देती थी, जो बढ़ते बढ़ते FY26 में 81% हो गया है। यानी 56 रुपए नहीं, शायद 54 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। हाँ, FY26 में ये 54 रुपए प्रति शेयर था। तो मुनाफे का 81% हिस्सा बांट देना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इतना भारी डिविडेंड देकर कंपनी अपने भविष्य के विकास की कीमत तो नहीं चुका रही है? मतलब ग्रोथ के लिए पैसा कहां से आएगा? ये सवाल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बिल्कुल सही होता, क्योंकि उन्हें नई मशीनें या फैक्ट्रियां लगानी पड़ती हैं। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, HDFC AMC एक कैपिटल लाइट बिजनेस है। अच्छा, मतलब इन्हें अपना विस्तार करने के लिए भारी पूंजी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो 19% मुनाफा वे अपने पास रोक रहे हैं, वो पूर्ण रूप से इतनी बड़ी रकम है कि उससे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है और आराम से ग्रोथ को सस्टेन किया जा सकता है। तो एक कंजर्वेटिव इनकम इन्वेस्टर के नजरिए से ये जो लगभग 1.98 यानी करीब 2% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, वो क्या भविष्य के बाजार के रुझानों में भी सुरक्षित है? हाँ, ये रणनीति निवेशकों की वफादारी को बनाए रखती है। एक रूढ़िवादी रिटेल निवेशक को जब बिना शेयर बेचे एक नियमित और सुरक्षित आय मिलती रहती है, तो वो कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है। ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, लेकिन हर निवेश में जोखिम होते हैं। इतने शानदार आंकड़ों के बावजूद मुझे रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे छिपे हुए खतरे दिख रहे हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, किसी भी डीप डाइव में रिस्क फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो ऑपरेशनल कमजोरियों की बात करते हैं। इंडस्ट्री वाइड आउटफ्लो के कारण इनके डेट AUM में सालाना आधार पर 3% की गिरावट आई है। हाँ, डेट फंड से पैसा बाहर जा रहा है, जो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक चुनौती है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग दिखा वो है खर्चों में वृद्धि। Q1 FY27 में तकनीकी निवेश और कर्मचारी लागत में सालाना आधार पर 31% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अभी हम कह रहे थे कि फिक्स्ड खर्चे नहीं बढ़ते, फिर ये 31% का उछाल कहां से आ गया? और साथ ही CSR के खर्चे भी काफी अस्थिर हैं। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। सर्विस इंडस्ट्री में अच्छी प्रतिभा को रोके रखने के लिए आपको अच्छे वेतन और टेक में निवेश करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर ये 31% की वृद्धि का ट्रेंड लंबे समय तक बना रहता है, तो ये सीधा उनके मार्जिन को नुकसान पहुंचाएगा। और इसके अलावा एक बड़ा रेगुलेटरी बदलाव भी तो चर्चा में है, जो भविष्य की कमीशन संरचनाओं पर असर डाल सकता है। आप TER से BER में शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये TER से BER का शिफ्ट कैसे असर डालेगा? देखिए, TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशो, ये वो फीस है जो AMC अभी चार्ज करती है। अब रेगुलेटर चाहता है कि इसे बेस एक्सपेंस रेशो यानी BER में बदल दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जो खर्चे पहले AMC आसानी से पास ऑन कर देती थी, अब उनका एक हिस्सा खुद उन्हें उठाना पड़ सकता है। ओहो, मतलब ऐसा हुआ तो उनका वो 80% वाला प्रॉफिट मार्जिन सीधा नीचे आ सकता है? बिल्कुल, ये भविष्य के रेवेन्यू स्ट्रीम्स के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी रिस्क है। एक आखिरी जोखिम जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, मई 2026 में हुए साइबर सुरक्षा घटनाक्रम के बारे में। हाँ,
वो एक क्रिटिकल इंसिडेंट था। मैनेजमेंट भले ही कह रहा हो कि साइबर हमले का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन क्या एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति लोगों का भरोसा नहीं होती? क्या ये साइबर जोखिम उनके बताए गए खतरों से कहीं बड़ा नहीं हो सकता? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैनेजमेंट का ये कहना कि वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा सिर्फ उस पल के नुकसान की बात करता है, लेकिन एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। उनका पूरा बिजनेस सिर्फ डेटा और भरोसे पर टिका है। वही तो, अगर एक भी बड़ा डेटा लीक होता है तो सालों का बनाया हुआ ब्रांड रातों रात खत्म हो सकता है। एक कंजर्वेटिव रिटेल निवेशक को इस रिस्क को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, साइबर सुरक्षा अब कोई आईटी समस्या नहीं है, ये सबसे बड़ा बिजनेस रिस्क बन चुकी है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक कंजर्वेटिव लंबी अवधि के रिटेल निवेशक के नजरिए से समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिस पर कोई कर्ज नहीं है, प्रतिद्वंदियों से बेहतर 42% से ज्यादा का ROCE, विदेशी संस्थागत निवेशकों का मजबूत समर्थन और 81% डिविडेंड पे आउट, जो कि एक बहुत ही आकर्षक और सुरक्षित तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ते कर्मचारी खर्चे, रेगुलेटरी बदलावों का डर और साइबर सुरक्षा में सेंधमारी जैसे जोखिमों पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, एक स्मार्ट निवेशक हमेशा दोनों पहलुओं को तौलता है। इसी के साथ हमारा ये डीप डाइव अपने अंतिम मोड़ पर आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं श्रोताओं को एक नए विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। आज हमने HDFC AMC के शानदार 80% मुनाफे के मार्जिन की बात की, जिसे ऑपरेशनल लेवरेज का फायदा बताया गया। लेकिन जरा सोचिए, जिस तरह से आज बाजार में पैसिव इन्वेस्टिंग और सस्ते इंडेक्स फंड्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जहां निवेशकों को भारी भरकम फीस नहीं देनी पड़ती। बहुत ही दिलचस्प एंगल है। क्या आने वाले 5 या 10 सालों में इन बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को अपना वजूद बचाने के लिए अपने इन जादुई मार्जिन्स की बलि नहीं देनी पड़ेगी? क्या यह भारी भरकम मुनाफा हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, या पैसिव इन्वेस्टिंग इस पूरी इंडस्ट्री को रीसेट कर देगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सोचने वाला विषय है वाकई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ।